हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज का लेक्चर जो कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि आज हम सच्ची कहानियाँ, कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिनके बारे में हमको बहुत कम पता है। तो दोस्तों, उसकी कुछ दो तीन चार कहानियाँ हैं, उसको आज के लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे। जो कि दोस्तों कुछ घटनाओं पर मूवी बन चुकी है और आईपीएस की जो सच्ची कहानियाँ हैं उसको आज के लेक्चर के माध्यम से आपको पता चलेगा, जो कि थोड़ी बहुत पता होगी, लेकिन आज पूरी आपको जानकारी मिलेगी। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश में जितने भी सर्विसेज होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो भी गवर्नमेंट सर्विस जो व्यक्ति देते, तो हमको वो देश के लिए क्या करते हैं या क्या नहीं करते, तो दोस्तों हमको उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। जैसे आपने देखा हो, जो रो रहती है, रो के ऑफिसर्स को हम देखते नहीं है, वो गुप्त रहते, लेकिन फिर भी देश के लिए कर रहे हैं। जो कि रो के बारे में आज अब डिजिटल हो चुका है, इतना मतलब टेक्निकल, तो दोस्तों उसके माध्यम से आपको पता चलता है। लेकिन कुछ समय पहले हमको पता ही नहीं था कि रो होता है, आईबी होता है, ऐसी कुछ खुफिया एजेंसी होती है और वो भी देश के लिए कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। क्योंकि रो का काम रहता है विदेश में रहकर वहाँ के सूचना देना भारत सरकार को, कैसा क्या वहाँ भारत के लिए क्या सोचते हैं, वो क्या मतलब युद्ध करना चाहते हैं, उनकी खुफिया जानकारी भारत को देना। दोस्तों वह रो हो जाता है। रो के बारे में हम किसी दिन बात करेंगे। मतलब मैं यूँ बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी सर्विसेज होती है वह किसी न किसी माध्यम से मतलब देश की सेवा करने में अपना योगदान देती है। लेकिन हम केवल सिर्फ देखते तो आर्मी का अगर कोई दोस्तों जवान शहीद हो जाता है तो केवल जब ही हम प्राउड फील करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सर्विस में कभी न कभी ऐसी घटनाएं होती है जो देश के लिए कुछ न कुछ करते हैं और अपनी तरफ से योगदान देते हैं देश के मतलब देश के लिए, ठीक। तो उसी के ऊपर जो आईपीएस देखते हैं दोस्तों, इंडियन पुलिस सर्विस, आपने सुना, जो पुलिस सर्विस की में ऐसी कुछ घटनाएं घट चुकी है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। भारतीय एज ए भारतीय मतलब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसी कहानी दोस्तों, अब जाहिर है कि हम आईपीएस के बारे में जान रहे हैं, तो जो पुलिस रहती है, जो असामाजिक तत्व रहते हैं, जो समाज में दोस्तों जो गुंडे हो जाते हैं, डाकू हो जाते हैं, माफिया डॉन, उनसे लड़ाई झगड़े की कहानी आज के लेक्चर में आपको पता चलेगी। दोस्तों आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा जो गब्बर सिंह डाकू है, जिसके ऊपर मूवी भी है शोले, आपने देखी होगी, मणिया सुरवे, माय डोलास, वीरप्पन। तो ये खुफिया डाकू कौन हुआ करते थे और उन्हें क्या हाहाकार मचाया था और इनको किस जाबाज ने पकड़ा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी कुछ घटना हो जाती है समाज में, हम सुनते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार की सुरक्षा करते और घर का ख्याल रखते हैं। लेकिन कोई ना कोई दोस्तों असामाजिक तत्व रहते हैं, जब कोई वो कुछ भी दंगा करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो दोस्तों कोई ना कोई जाबाज जाता ही है उनको ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों इनको ये डाकू थे, कोई माफिया थे, बड़े बड़े डॉन थे। तो दोस्तों इनको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई आगे आया ही होगा, तो उनके बारे में आपको जानना है। दोस्तों समाज में जो भी असामाजिक तत्व होते हैं, मतलब जो डाकू जो भी हो जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने की जिम्मेदारी आईपीएस की ही होती है, जो कि पुलिस विभाग हो जाता है हमारा। तो देखिए एक एक करके सबकी कहानियों को आपको पता चलेगा और आपको प्राउड फील होगा कैसे ऐसे आईपीएस भी थे, ठीक। तो देखिए दो, और आपको आप इंस्पिरेशन भी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। देखिए सबसे पहले गब्बर सिंह डाकू को हम देखते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, शोले मूवी भी आपने देखी, वो गब्बर सिंह डाकू वही। तो उसका जो सिर्फ नाम है दोस्तों वह रियल है, मतलब वो जो घटना घटी है, बाकी उसमें फिल्म ही जोड़ दिया गया है, लेकिन जो वो घटना है वो कहाँ की है उसके बारे में हम इसकी थोड़ी कहानी जानते हैं। ये कहानी दोस्तों 1958 और 59 के आसपास की घटना है। जैसे आप अगर इधर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये राजस्थान आ जाता है, यहाँ पर राजस्थान है, और नीचे अगर देखें तो ये एमपी का इतना एरिया आ जाता है, और इधर देखें तो ये यूपी हो जाता है। तीनों के बॉर्डर आप देखिए, इधर आपको यूपी देखने को मिलेगा ऊपर साइड, और इधर साइड आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, और यहाँ एमपी। और आपको पता होगा एमपी की एक नदी जाती है, चंबल नदी, है ना। कुछ समय तक वो राजस्थान में रहती है और फिर वो यूपी में जाती है, और चंबल नदी किस में मिलती है, यमुना में मिलती है। तो जो दोस्तों ये नदी यहाँ से जाती है तो इसका बीहड़ है, चंबल नदी का बीहड़ भी बोला जाता है। तो
ये नदी दोस्तों अंदर अंदर जब इसका पानी जाता है यहाँ पर काफ़ी गहरी और काफ़ी चौड़ी हो जाती है इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर। तो जो इतना वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा घना जंगल है, उधर कुछ है ही नहीं, बहुत ही, इधर 50-60 किलोमीटर तक, इधर 50-60 किलोमीटर, इधर 50-60 किलोमीटर, वहाँ गांव तो है लेकिन घना जंगल है। और वहाँ इतना मतलब कि कुछ भी होता है तो यहाँ पर जो पनपते हैं, इतने इतने क्षेत्र में डाकू पनपते हैं, जो कि आपने देखा हो अधिकतर डाकू आप सुनते हैं वो इस वाले क्षेत्र में ही होते हैं। और आपने चंबल के डाकू सुना होगा, तो वो चंबल के डाकू यही सब मतलब कि उनका अड्डा बनता है, क्योंकि इतना इतना क्षेत्र है दोस्तों, गांव ज़्यादा है, चाहे एमपी के गांव ले लो या चाहे राजस्थान के या चाहे यूपी के, ये इतने इतने गांव भी रहते हैं, उनमें काफ़ी उनका खौफ होता है। जो कि आपने देखा होगा चंबल में आखिरी डाकू, जो कि आप अभी वो मतलब कि उन डाकू के बारे में दोस्तों अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या था कि जो डाकू रहता था गब्बर सिंह, वो 1958-59 के आसपास की बात है, वो डाकू बना था। और आसपास के ये जो गांव आप देखते हैं, ये बीहड़ में ही उनका ठिकाना हुआ करता था। तो वहीं क्या करते थे कि वो आसपास के गांवों को लूटते थे, और बस लूटपाट, डाकुओं का काम क्या होता है, किसी को मारना, लूटपाट करना, ये सब करते थे। तो कोई पुलिस भी नहीं पकड़ता था किसी की, क्योंकि सबसे उसके संपर्क रहते दोस्तों, जो काफ़ी नाम फैला हुआ था उस समय। और आपने देखा होगा जो शोले मूवी में एक डायलॉग भी आता, आपको पता होगा कि कितना हजार रखे सरकार हम पर, तो पूरे 50,000। तो उस समय जो गब्बर सिंह पर दोस्तों एक भारत सरकार के लिए और देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था गब्बर सिंह डाकू। जो कि वो क्या करता था, किसी भी गांव में जाता था और वहाँ पर डाका डालता था, और जो भी व्यक्ति होते थे उनकी नाक काट लेता था, मतलब नाक उनकी क्या करता था, काट देता था, जो भी जितने भी व्यक्ति गांव में रहते थे। क्योंकि उसको एक तांत्रिक ने सब बताया था, जैसे कि उसको जब भी मतलब पुलिस आती थी उसको पकड़ने के लिए तो वो भाग जाता, तो एक तांत्रिक ने बताया था, एक मंदिर था वहाँ पर कोई तांत्रिक रहता था, तो उसने बताया था कि तू क्या कर कि ये जो माता है इसको नाक चढ़ाएगा, तू नाक की माला, नाक और कान काट की माला चढ़ाएगा, तो क्या होगा कि तेरे को फिर कभी कोई मतलब कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो वह इस काम में लगा था, जहाँ भी डाका डालता था किसको भी मार देता, और मतलब वहाँ से धन वन लूट लेता, और फिर उनकी नाक काटकर उसकी माला बनाकर चढ़ाता था। तो इतना खौफ था आसपास के गांव, और मतलब कि कोई जितने भी अधिकारी रहते, पुलिस अधिकारी, वो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि गब्बर सिंह को पकड़े। वो 1958-59 की बात है दोस्तों, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में तो सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी उस समय। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आपको पता होगा कि ऐसा इनाम भी रखा था कि 50,000 का इनाम रखे सरकार, जो कि शोले मूवी में आपने जो सुना भी होगा दोस्तों। 50,000 1958-59 में कितनी बड़ी रकम हुआ करती होगी, आप समझ सकते हैं, ठीक। तो ये सबसे बड़ी चुनौती था, मतलब बहुत आसपास के गांव में बहुत खौफ था, और खौफ बढ़ता जा रहा था। फिर क्या होता है कि केंद्र सरकार एक एक्शन लेती है, और तीनों स्टेट की पुलिस भी मिलकर नहीं पकड़ पा रही थी दोस्तों। मतलब कि पुलिस वो सबसे उसके संपर्क थे, और उसका खौफ इतना था इतने इतने क्षेत्र में कि इसके एरिया में कोई जाता ही नहीं था, मतलब पहले से ही, और जनता भी खौफ में थी। फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति थे, मतलब कि डीएसपी रैंक के, है ना, डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी थे, और उनके साथ एक टीम दी गई, मतलब पुलिस ऑफिसर्स कुछ व्यक्ति थे। तो राजेंद्र प्रसाद मोदी जो डीएसपी लेवल के व्यक्ति थे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि भैया क्या करना है, कि ख़त्म करना है, क्योंकि मानवता के लिए गब्बर सिंह डाकू काफ़ी चैलेंज बन चुका था। कहाँ भी जाता हमला करता और खजाना लूट लेता, मतलब गांव के गांव लूट लेता और मार देता, नाक कान सब काटता था। तो काफ़ी उसका खौफ हो चुका था, और उसको कोई मतलब इसका डर इतना था कि कोई भी पुलिस मतलब उसके एरिया में जाने से मना करता। अब जब दोस्तों पुलिस ही जाने से मना कर रही है तो फिर उसको कौन मारेगा,
ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी को, एमपी का डीएसपी था, उसको बोला कि भाई क्या करना, अब ख़त्म करना है, पानी काफ़ी सर से ऊपर आ चुका है, अब एक्शन लेना है। तो ठीक है, फिर राजेंद्र प्रसाद मोदी को बोला गया, उसको टीम दी गई और फिर सर्च करने के लिए पहुंचा। तो यहाँ एमपी से पहुंचा दोस्तों, उसने सर्च किया 2-3 दिन तक। लेकिन क्या थे, उसके जासूस हुआ करते थे गब्बर सिंह के, तो जासूस ने उसको सूचना देते रहे कि मतलब बड़ी एक टीम आई है, काफ़ी सर्च कर रही है, और डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी, ऐसी सब जानकारी हो जाती है। तो फिर क्या था, वो भी छुप रहा था और अपने आदमियों को उसने और बढ़ाया, और फिर रात के समय फायरिंग होना शुरू हो जाए। नहीं, सुबह से फायरिंग होती है, रात के समय तक फायरिंग होती जाती है। तो आधे डाकू भी मरते जाते और पुलिसकर्मी भी मरते जाते। लेकिन फिर क्या होता है, एक समय फिर ऐसा मौका मिलता है कि पुलिस वालों को वापस लौटना, मतलब उनके काफ़ी आदमी मारे गए थे, हथियार भी खत्म हो गए थे। लेकिन होता क्या है कि राजेंद्र प्रसाद मोदी जीत पर अड़ गए थे कि नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा तो गब्बर सिंह की लाश जिंदा लेकर जाऊँगा, या लाश लेकर जाऊँगा, या फिर मेरी खुद की लाश जाएगी। मतलब मैं लाश उसकी लेकर जाऊँगा या मेरी लाश जाएगी, जब तक मैं नहीं आऊँगा। तो दोस्तों ये ऐसे आईपीएस थे। और होता यही है कि गोलीबारी काफ़ी होती है दोनों तरफ से, गब्बर सिंह की तरफ से, और मतलब उसके पास भी काफ़ी व्यक्ति थे जो कि मर चुके थे, लेकिन और भी थे। तो डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी और दोनों के बीच काफ़ी गोलाबारी होती है, और शाम रात हो जाती है, मतलब दोनों के बीच युद्ध होते होते। और फिर अंत में जब सब मर जाते, गोली की आवाज़ नहीं आती रात में, फिर मतलब ढूंढना शुरू होती है, तो उसमें लाश गब्बर सिंह की भी मरी हुई मिलती है। तो फिर वहाँ से गवर्नमेंट मतलब कि ऐलान कर देती है कि गब्बर सिंह डाकू को मार दिया गया। तो दोस्तों ये गब्बर सिंह डाकू की कहानी थी, जो कि 1958-59 की बात है, जो कि आपको पता होगा। फिर 74-75 के आसपास रमेश सिप्पी की शोले मूवी भी आती है। तो दोस्तों गब्बर सिंह डाकू और चंबल का कुछ भाग दिखाया गया मूवी में, बाकी सब मूवी हो जाती है। रियल घटना क्या थी वो मैंने बता दी। इसमें आपको आईपीएस डीएसपी जो कि थे राजेंद्र प्रसाद मोदी का नाम आप याद रख सकते हैं। दोस्तों ये वो आईपीएस थे, ठीक। और उस समय डीजी जो हुआ करते थे, पुलिसकर्मी सबसे मुख्य पद डीजी का था, तो वह थे के रुस्तम। के रुस्तम को फिर क्या था कि पर्सनल बॉडीगार्ड भी बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब दोस्तों ये हो जाता है, तो ये गांव लेवल में यहाँ पर चंबल के इलाके में हो जाती है। बाकी की ये दोस्तों ये कौन हो जाते, डॉन हो जाते। ये डाकू था, ये डॉन हो जाते, गुंडे हो जाते। और आपको पता होगा भारत में सबसे अधिक जो गुंडागर्दी कहाँ होती है, तो मुंबई में होती है। कहाँ होती है, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस और हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा जो चर्चित फेमस और जहाँ बॉलीवुड स्टार सब कुछ रहते हैं, तो दोस्तों वो मुंबई हो जाती है। मुंबई दोस्तों जितनी चमचमाती नगरी दिखती है, अंदर से क्या है वो इतनी ही अंडरवर्ल्ड से भरी हुई है, ठीक। देखिए इसके कहानी समझते, कुछ दो तीन डाकू को देखेंगे। दोस्तों इसके पहले कुछ बेसिक सी आपको मैं एक मतलब कि पहला एक बैकग्राउंड बता देता हूँ पहले, जो कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। इनको समझने से पहले जो कि आपको पता होगा 60-70s जो 60 और 70 का दशक था, उस समय अगर हम बात करें तो उस समय अंडरवर्ल्ड का काफ़ी दबदबा हुआ करता था मुंबई। उस समय दोस्तों मुंबई तो था नहीं, बम्बई बोला जाता था उसको। तो बम्बई पर तो आप याद रख सकते हैं, आपको पता होगा जो मेन जो हुआ करते थे हाजी मस्तान, जो कि इनके ऊपर मूवी भी आपने देखी होगी, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई। वंस अपॉन टाइम मुंबई दोबारा भी है, लेकिन वो दोबारा नहीं, जो पहली वाली मूवी थी वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, उसमें जो हाजी मस्तान आपने देखा होगा, जो अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो हाजी मस्तान के लगभग मिलता जुलता है। तो हाजी मस्तान और करीम लाला का नाम आप याद रख सकते हैं। ये 60 और 70 के दशक तक एक और 3-4 और डॉन थे, ये इनका मुंबई पर काफ़ी दबदबा हुआ करता था। दोस्तों ये डॉन क्या रहते हैं, ये मतलब अपने घर में कहीं बैठे रहते और वहाँ से इनका 2 नंबर का धंधा चलता था। चरस, गांजा, अफीम, किसी को हथियार सप्लाई करना, किसी को सुपारी लेना। और दोस्तों इनके अंदर मतलब काफ़ी फौज रहती है इनकी, गुंडों के पास गुंडे रहते, और सभी जो सरकारी अधिकारी रहते, पुलिसकर्मी, इनसे भी सबसे संपर्क रहते। तो इनका कोई कुछ मतलब सबको खरीद लेते, इतना इनके पास इतना चरस गांजा बेचते पैसा रहता है।
तो इनके हिसाब से सब कुछ होता है, इनका कुछ बिगाड़ कोई नहीं सकता था। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ बड़े बड़े डॉन रहते, देखिए जो कि आप मूवी में भी आपने देखा होगा। तो देखिए ये हाजी मस्तान, करीम लाला और ऐसे 2-3 थे। तो 60 और 70 तक इनका काफ़ी दबदबा मुंबई में हुआ करता था। फिर उसके बाद होता क्या है कि इनका अंतिम समय रहता है और ये मतलब गुंडागर्दी उससे दूर चले जाते हैं अंडरवर्ल्ड से। लेकिन हाजी मस्तान आपने देखा हो फिर सब कुछ छोड़ देते हैं, जो कि 1996 में उनकी मृत्यु होती है ना। 80 तक आते आते हाजी मस्तान भी सब कुछ छोड़ देते और करीम लाला भी फिर समय के साथ मर जाते। फिर दोस्तों ये जो थे, आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति ऊपर रहता है तो उसके नीचे उनके चेले चपाटे रहते, तो जब वो हट जाते हैं तो आने वाले समय में वो ऊपर जाएंगे। तो ये जो थे, इनके बाद आने वाली पीढ़ी जो थी दोस्तों वह थी दाऊद की। दाऊद इब्राहिम का नाम आप सुनते ही रहते हैं न्यूज़ में। दाऊद थे। उसके बाद में अगर देखा जाए छोटा राजन का नाम आपने सुना होगा। अरुण गवली, जो कि अरुण गवली ने फिर चुनाव भी लड़ा था अभी कुछ समय पहले। तो ये क्योंकि ये वाली जो पीढ़ी थी 70 तक, ये वाली पीढ़ी अपना मतलब संन्यास ले चुकी थी, इस क्षेत्र से दूर जा चुकी थी और इनके यहाँ काम करते थे। आपने वंस अपॉन टाइम मुंबई में भी देखा होगा कि जो इमरान हाशमी का कैरेक्टर आप लगभग दाऊद का बताया जाता है, तो वो हाजी मस्तान के यहाँ कुछ समय तक काम भी किया था। लेकिन फिर जब ये चले गए थे ऊपर वाले, तो आने वाला समय इनका ही था। तो 80 तक आते आते दाऊद और मतलब छोटा राजन, अरुण गवली, इनका दबदबा बन चुका था 1980 तक आते आते मुंबई पर। ठीक है, ये मतलब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डॉन बन चुके थे सब अपने अपने तरीके से। जैसे दाऊद जो था मुंबई में था, अरुण गवली इधर कर्नाटक जो साउथ वाला क्षेत्र इधर था, और छोटा राजन भी मतलब जो महाराष्ट्र का इधर वाला क्षेत्र है पूर्व का, उधर हुआ करता। तो अपने अपने क्षेत्र में क्या करते थे। एक और व्यक्ति था जिसका नाम आप याद रख सकते हैं, मणिया सुर्वे हुआ करता था। और मणिया सुर्वे और दाऊद की क्या थी दोस्तों, उस समय दुश्मनी थी। आप मूवी भी देखते हैं कि दो गुंडे रहते हैं, तो वो चाहता है कि मैं राज करूं और वो चाहता है कि मैं राज करूं। तो दोनों क्या है दोस्तों, वो हमला करता है फिर उसके बाद वो हमला करता है। हालांकि वो खुद तो नहीं लड़ते, वो तो घर बैठे रहते हैं, उनकी टीमें लड़ती है, आपने देखा होगा। तो वही है, इन दोनों की क्या थी कि दुश्मनी हुआ करती थी। तो मणिया सुर्वे कभी इनके आदमी को मारता, दाऊद फिर इसके आदमी को मारता, तो ऐसे चलता रहता था। अब होता क्या है कि दोस्तों समाज के लिए तो दोनों क्या थे, अंडरवर्ल्ड के डॉन थे। दोनों ही चोरी चकारी डकैती 2 नंबर का धंधा, सुपारी लेना, सब कुछ करते थे। तो समाज के लिए तो दोनों मतलब कि क्या थे, खतरा बन चुके थे। अब यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। उस समय तक दोस्तों 1980 तक ऐसा कहा जाता था कि मुंबई पुलिस या पूरे देश की पुलिस मतलब कुछ करती नहीं है, डरती है, ऐसा उन पर दाग हुआ करता था। ठीक, लेकिन होता क्या है, 1982 तक आते आते मुंबई पुलिस एक एक्शन लेती है, एक STF बनाती है, स्पेशल टास्क फोर्स। जब कोई मतलब कि बड़ा काम करना होता है तो बड़े अच्छे पुलिस कर्मियों को उसमें शामिल किया जाता है उस टीम में। और उसकी बागडोर दी थी एक ACP थे, आपको याद रखना। आप जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मेट्रो शहर, वहाँ पर आपको पता होगा कि मेट्रो शहर में क्या होता है कि ACP होते हैं, वहाँ DSP नहीं होते, ACP इनके पास ज़्यादा पावर होती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ACP इशाक बागवान, आप नाम याद रख सकते हैं, ACP इशाक बागवान। उनको एक टीम दी गई STF, और उनका हेड इशाक बागवान को बनाया गया जो ACP थे। और उनको टास्क दिया गया कि भाई ये क्या करना है, मणिया मतलब दोनों में से किसको भी, दाऊद को या मणिया सुर्वे को, किसको भी आप दोनों में से को ख़त्म करना है, कि दोनों समाज के लिए खतरा बन चुके हैं, काफ़ी कुछ मानव समाज का नुकसान करते हैं। तो वहाँ पर टीम बनी और फिर मणिया सुर्वे को दोस्तों एक एनकाउंटर में मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। 1982 की बात है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ऐसी अफवाहें फैलती है, जो कि आप यूट्यूब पर भी सर्च करने जाएंगे, ऐसी अफवाहें फैलती है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के दाऊद क्या था, दाऊद मुस्लिम था और मणिया सुर्वे हिंदू था। तो दाऊद ने पुलिस वालों को बताया कि भाई मणिया सुर्वे को मार दो। तो दोस्तों अब दोनों की दुश्मनी थी, तो ऐसा बचा था, मुंबई पुलिस ने दाऊद का काम कर दिया। मतलब जो मणिया सुर्वे था दाऊद को क्या कर रहा था, चुनौती दे रहा था। तो मुंबई पुलिस ने मणिया सुर्वे को ही मार दिया, मतलब उसका काम आसान कर दिया, किसका, दाऊद इब्राहिम का। दोस्तों मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि दोनों डाकू थे, अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, दोनों ही 2 नंबर का धंधा करते थे।
तो दोनों को दोस्तों किसको भी मारो एक तो कम हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी जोड़ेंगे तो वो ठीक नहीं है। देखिए दोस्तों, एक तरफ मान लीजिए गोइरा मान लीजिए, एक तरफ सांप मान लीजिए, ठीक, हमारे लिए तो दोनों खतरा है क्योंकि दोनों के काटने से हम मर जाते हैं। तो हम सांप को मारे या गोइरे को मारे, कोई भी एक तो कम होगा। दोस्तों वही हमने मायडोलास को मारा या मतलब मणिया सुरवे को मारा या मतलब दाऊद को, किसी को भी एक को मारा तो एक तो कम हुआ। तो ऐसा बताया जाता है कि मणिया सुरवे को मारना नहीं था। दोस्तों आप इसके ऊपर एक मूवी भी देख सकते हैं, शूट आउट एट वडाला, जो कि शूट आउट एट वडाला मणिया सुरवे के लगभग उस मूवी में कुछ कुछ आपको रियलिटी नज़र आ जाएगी मणिया सुरवे की। दोस्तों ये मणिया सुरवे की कहानी जो कि 1982 में एनकाउंटर किया जाता है इशाक बागवान द्वारा, जो कि मणिया सुरवे को ख़त्म किया जाता है। और मुंबई में पहली बार मुंबई पुलिस पहली बार किसी का एनकाउंटर होता है पूरे देश में, क्या दोस्तों वर्ल्ड मतलब बाहर भी चर्चा होती है कि मुंबई पुलिस ने किसी डॉन का, बड़े डॉन का मतलब कि एनकाउंटर किया, लेकिन उससे पहले ऐसा नाम नहीं था। दोस्तों एकदम माना जाता था मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मुंबई पुलिस क्या, भारत की पुलिस, मुंबई पुलिस सबसे ऊपर है क्योंकि मुंबई दोस्तों पूरे देश में मुंबई को माना जाता है मेट्रो सिटी। मुंबई पुलिस का मतलब क्या, पूरे देश की पुलिस। दोस्तों ये क्या नहीं अब एनकाउंटर कर सकती है। तो 1982 का नहीं। अब उसके बाद में होता क्या, मायडोलास को देखते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी घटना होती है दोस्तों, मुंबई पर जो अरुण गवली भी दूर जा चुके थे, जो कि सब कुछ छोड़ चुके थे, दाऊद इब्राहिम सबको देख रहे हैं। लेकिन जो शक होता है तो दाऊद क्या करते हैं, 90 91 92 तक आते आते दोस्तों इंडिया छोड़ देते। और आपको पता होगा कि फिर वो दुबई वगैरह में वहाँ पर बताया जाता है कि जब मैच होते थे उस समय शाहजहाँ में इंडिया पाकिस्तान के, तो वहाँ भी देखा गया था, फोटो में आपने देखा होगा कि अब तो वहीं है। और यहाँ का सारा काम वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मायडोलास, जो छोटा था और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वो 2 नंबर के धंधे में होता है। मायडोलास भारत में काम देखा करता तो 2 नंबर के दाऊद के। तो होता क्या है कि ये इसमें भी एक बुआ एक बुआ का नाम आपने सुना होगा, बुआ और मायडोलास और इसकी एक टीम हुआ करती थी। ये सारा इंडिया में काम देखती थी। लेकिन होता क्या है कि ये भी समाज के लिए खतरा बन चुके थे। तो फिर एक टीम बनती है मुंबई पुलिस की। ये सब मुंबई में आएंगे दोस्तों, ठीक नहीं, ये दोनों ये साउथ में आ जाएगा। आफ्ताब अहमद खान, ए नाम याद रखते हैं आप, ACP आफ्ताब अहमद खान। और एक टीम बनती है STF स्पेशल टास्क फोर्स 1991 में। और लोखंडवाला में एक मतलब योजना बनाई जाती है और वहाँ पर मायडोलास को मतलब एनकाउंटर किया जाता है, ठीक। तो ये दोस्तों एक और कहानी, मतलब मायडोलास का काफ़ी नाम हुआ करता था उस समय। जो बुआ था, बुआ का नाम आप शूट आउट लोखंडवाला देखेंगे तो जो बुआ का नाम था, बुआ काफ़ी खूंखार हुआ करता, मायडोलास से भी खूंखार था वो, मतलब किसी को भी उड़ा सकता था। उसको अगर किसी को भी बोल दिया जाए तो वो सोचता ही नहीं था, बस उड़ाना। तो दोस्तों ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, इनको मानवता से कोई मतलब नहीं था, इनको सिर्फ अपना मतलब था कि भाई हमको पैसा कैसा आएगा, हमारा फ़ायदा कैसे हो। किसी की बिल्डर को उठा देना, किसी को भी फ़ोन लगाना और पैसे मांगना, फिरौती करना, किसी की भी सुपारी लेना, ये सब इनका यही काम था। तो आज हम देख रहे हैं कि असामाजिक तत्वों को हमारी पुलिस ने किस तरह से ख़त्म किया, ठीक। तो ये मायडोलास की हो जाती है जो 1991 में ख़त्म किया गया था। अब देखिए इसके ऊपर शूट एट लोखंड वाला मूवी देख सकते हो, मणिया सुरवा के ऊपर शूट एट वडाला, ठीक है। ये 1982 के आसपास की जो पहली बार मतलब एनकाउंटर किया गया था 1991, शूट आउट लोखंड वाला। अब वीरप्पन की देखते हैं, जो आप साउथ में दोस्तों आपने देखा होगा जिस तरह 3 स्टेट में मतलब इसका दबदबा था गब्बर सिंह डाकू का, ऐसा ही 3 स्टेट जो कि आपने देखा होगा, इधर साउथ में अगर जाए तो यहाँ कर्नाटक आ जाता है, यहाँ आंध्रा आ जाता है, और नीचे यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर केरला आ जाता है, इधर तमिलनाडु। तो इतने वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था वीरप्पन, 2004 के आसपास की बात है। नहीं, इसने मतलब 20 वर्षों तक जो ये जंगल हुआ करता था, जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, इसके बीच के जंगलों में राज किया था। और इसका एक शौक भी हुआ करता है वीरप्पन का, ये हाथियों को मारता था। और हाथी के दांत आपको पता होगा काफ़ी महंगे बिकते हैं। वो चंदन की तस्करी करता था विदेशों तक, तो काफ़ी पैसा था इसके पास। और जिसके पास पैसा रहता है वो सबको खरीद सकता है, तो अधिकारी, पुलिसकर्मी सबको पैसे देता था, तो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता था। इसकी टीम भी काफ़ी भारी थी। और ये हाथी को जब मारता था तो बीच में उसके मतलब यहाँ पर मारता था हाथी को, क्योंकि हाथी को मारेगा तभी तो उसके दांत ले पाएगा, यूँ हाथी लेने देगा क्या।
तो हाथी को जब मारता था जंगलों में, क्योंकि जंगल सारा इसका था, मतलब कोई भी उसके जंगल में जाए नहीं। जिस तरह गब्बर सिंह का उसके एरिया में खौफ था, ऐसा ही वीरप्पन का था। फिर होता क्या है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है। उस समय तमिलनाडु की जो सीएम थी जयललिता भी मतलब काफ़ी परेशान थी, और जितने स्टेट के जो थे सीएम वो सब परेशान थे कि वीरप्पन को किस तरह ख़त्म किया जाए। तो एक टीम बनती है, विजय कुमार हेड रहते हैं। और अब जाए कैसे, क्योंकि जंगल तो काफ़ी बड़ा था साउथ में। तो फिर पता लगाया गया, एक व्यक्ति था, क्योंकि दोस्तों जो भी एक्शन करते थे पुलिसकर्मी फटाक से वीरप्पन को खबर लग जाती थी कि वहाँ एक टीम बनी पकड़ने के लिए। अब होता क्या है कि ऐसा मतलब पता चला कि जो वीरप्पन की आंख में कुछ मतलब खराबी आ गई, कुछ समस्या उसकी आंख में, तो वो डॉक्टर को दिखाने वाला है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक प्लान बनता है, जो कि विजय कुमार इसके हेड रहते हैं, एक एसटीएफ बनती है और विजय कुमार हेड जो एसीपी थे। तो एक एम्बुलेंस चलाई जाती है इन जंगलों के आसपास यहाँ पर, ताकि कोई भी वीरप्पन का आदमी देख सके। और उस मतलब जो एम्बुलेंस में माइक लगाएगा और उसमें बोला गया कि जिसको भी खराबी है गवर्नमेंट क्या करे, एक स्कीम लाइए और मतलब उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा। तो वीरप्पन तक ये खबर पहुंचती है। वीरप्पन की आंख में क्या रहता है दोस्तों, समस्या थी, तो वो डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा था। तो मतलब कि जो एम्बुलेंस में जो व्यक्ति थे वह सब पुलिसकर्मी थे, मतलब पहले से एक जाल बीच रखा था। तो क्या था कि वो वीरप्पन के पास जाते हैं डॉक्टर बनकर और बोलते हैं कि तुमको वहाँ आना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो उसके साथ ही आते हैं वीरप्पन के पास। और फिर जब ऐसे रास्ते से जा रहे होते तो बीच में क्या था, वहाँ पर एक गोलीबारी होती है, और वो जो व्यक्ति थे पुलिसकर्मी वो तो उधर का भाग जाते, और वीरप्पन बैठा था, उसके कुछ साथी थे, वो गोलीबारी होती है, इधर भी व्यक्ति बैठे थे इधर भी व्यक्ति, और गोलीबारी होती है इस पर कार पर, और वीरप्पन को मार दिया जाता है 2004 में। तो वीरप्पन का भी खत्म हुआ, जो कि दक्षिण में पिछले 20 वर्षों से उसने नाक में दम कर रखा था। वीरप्पन का भी ऐसा बताया जाता है कि वो मतलब कि गरीबों की मदद करता था, वो लूटता था और कुछ देता भी था। ये दोस्तों कुछ परसेंट सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं था। तो दोस्तों क्या है, उसने हजारों जानवरों को मार दिया था, पेड़ पौधे काट लिए थे, और दोस्तों मानवता के लिए मतलब समस्या बन चुका था। तो दोस्तों ये हमने कहानी देखी, कुछ बेसिक सी कहानी जो कि आपको पता रहनी चाहिए, और आईपीएस का आपको सच्ची कहानी पता चली होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।